नमस्कार। चलिए जी, मैंने आपसे जैसा कहा था कि मैंने 6 चैप्टर जानबूझ के छोड़ा था, तो हम उसी को अब कंटिन्यू करते हैं कि उसमें मतलब क्या ऐसी चीज़ थी कि मैंने उसे क्यों छोड़ा। देखिए, आप इसको कहानी समझ के मत छोड़ दीजिएगा, आप इसको पढ़िएगा पूरी कहानी। ये कहानी है कि मतलब सलीमा है कोई, वो किसी शिविर में जा रही है, जो समर कैंप लगते हैं उसमें जा रही है। उसके बाद वो बताती है कि उसने क्या क्या देखा, किस किस तरह की चीज़ें देखी, है ना, वो ये सब बताती है। देखिए, मैंने यहाँ एक चीज़ कवर कर रखी है, रोडेडेंड्रॉन के फूल। आपने भी देखे होंगे इस तरह के। देखिए, ये फ़ोटो दिख रहा है, ये हिमालय पे बहुत मिलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस वाले चैप्टर से सीधा क्वेश्चन पता कहाँ आया हुआ है, भारत की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी सर्विस में, ये वाला, इस वाले एग्ज़ाम में ये पेपर में आया हुआ है, ये इसमें इस वाले चैप्टर से। तो इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। पुराना आपका जितना भी ज्ञान है ना, वो आपका सब आपको काम आ जाएगा इधर में। जितना भी आपने ज्ञान लिया था, जो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई बताई थी, वो सारा ज्ञान यहाँ पे आपको निकाल के सामने आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तभी आ पाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपका भविष्य आपके हाथ, जैसा चाहें वैसा। ठीक है, अगर आप चाहें तो पीछे की सारी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे भी पड़ी हुई हैं और वहाँ भी टेलीग्राम पे भी पड़ी हुई हैं। आपको जहाँ सूटेबल हो आप चाहें तो देख सकते हैं, मर्जी आपकी, आप देखें ना देखें, आपको देखना है। ठीक है, चलिए हम अपना काम करते हैं। सलीमा ने जो जो चीज़ें देखी और उससे उसको क्या क्या चीज़ें पता चली, उसको ये पता चला कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। इसका क्या मतलब है कि ऊंचाई, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना, वैसे वैसे परिवर्तन होता है वनस्पति में भी। जलवायु भी बदलती है, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति भी, भाई वनस्पति जहाँ जैसे जो पेड़ पैदा हो रहे हैं, जैसे जिस तरह की फसल हो रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वहाँ की जलवायु वैसी है, इसलिए वहाँ वही होता है। ठीक है, तो सलीमा ने यही ऑब्ज़र्व किया कि वो जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे थे तो उससे क्या हो रहा था कि जलवायु में परिवर्तन आ रहा था, और जलवायु में परिवर्तन आ रहा था तो इसी के कारण जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें भी परिवर्तन आ रहा था। देखिए, इसीलिए कह रही थी मैं आपको, अब ध्यान से पढ़िए। पिछले चैप्टर में आपको पिछली किताब में पता चल चुका है कि प्राकृतिक वनस्पति कहते किसे हैं। ठीक है, चलिएगा, वनस्पति की वृद्धि के जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? मेन 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है ह्यूमिडिटी। कि वहाँ पे वो जो टेम्परेचर, वो जो वनस्पति है उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और एक पर्टिकुलर पानी की मात्रा की ज़रूरत होती है, वो तभी हो पाती है। कुछ तो ऐसे हैं, देखिए, जैसे आपने वो देखा होगा पटसन कहते हैं, या जैसे गाँव में सन कहते हैं। वो पटसन सन जो होता है, आपने देखा हो कभी अगर, तो उसको पानी में भिगो के रखा जाता है ना, पानी में भिगो के। तो वो ऐसी जगह ही तो पैदा होगा जहाँ पे पानी होगा। समझ रहे हैं आप बात को? अगर आपके पास में ऐसा कोई जगह ही नहीं है अवेलेबल, पानी भरा हुआ ही नहीं है कहीं जहाँ आप उसको डुबो के रखेंगे, और उसके बाद उस पर से वो सन जो होता है उसको उतारते हैं, फिर वो लकड़ी सी बच जाती है, एक बहुत मुलायम सी लकड़ी सी, और जो सन है वो निकाल लिया जाता है। ठीक, तो वो वहीं पैदा होगा। ऐसे ही आप पैडी का देखिए, पैडी बोले तो धान, जिसको मूंजी मूंजी कहते हैं गाँव में। मूंजी के लिए आपने देखा होगा कि पानी बहुत चाहिए होता है। तो जहाँ पे रेगिस्तान में आप मूंजी बोने लग जाओगे तो आपको लगता है कि वहाँ आसान है ये होना, नहीं हो पाएगी ना वहाँ पे। तो वही वाली चीज़ है कि एक वनस्पति जहाँ पैदा हो रही है तो उसके पीछे कारण क्या है? 2 कारण ऐसे हैं, वहाँ तापमान और नमी इतनी है, इतनी जितनी कि उस पौधे के लिए अनुकूल है, जितनी उसे चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक पर भी निर्भर करती है। देखिए, मिट्टी में कुछ पोषक तत्व जरूरी होने चाहिए जिनसे कि वो फसल पैदा होती है, जिनकी कि उस फसल को ज़रूरत होती है। जो वो पोषक तत्व इस मिट्टी में अगर हैं तो वो पौधा हो पाएगा, अगर नहीं है तो वो मर जाएगा। यही तो है, तो वो वाली चीज़ है। देखिए जी, जैसे ये पहाड़ी ढाल है, मान लीजिए आप, ये वाला पहाड़ी ढाल है, तो जो ढलान पे होती है, जैसे चाय की जो पैदावार है, आपने वो वाला गाना देखा होगा,
चेन्नई एक्सप्रेस का गाना है, तितली बन मन उड़ा उड़ा, इसमें भी है। और दूसरा वाला गाना है जो उसका कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, उसमें चाय के बागान दिखाए हैं। आप उस गाने को एक बार देख लीजिएगा, गाना वैसे भी खूबसूरत है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है देखने में। तो उसमें आप देखेंगे चाय के बागान जो हो रहे हैं ना, वो ढलान पे होते हैं। चाय जो होती है वो ढलान पे होती है, पता है क्यों? क्योंकि चाय का जो पौधा होता है ना, वो पानी को नहीं बर्दाश्त कर पाता, कि अगर उसके नीचे पानी भरा हुआ रह गया ना तो वो ख़राब हो जाता है फसल। ठीक, एक तो उसकी ये खास बात होती है, इसलिए वो स्लोप पे होता है। जेंटल स्लोप होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा स्टिप नहीं होना, ऐसा नहीं कि खड़ी ढाल, ऐसे नहीं, मतलब जेंटल सा होना चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा रुक जाए और थोड़ा थोड़ा पानी चला जाए। ठीक, पानी जड़ को मिल भी जाए और उसके नीचे ब्लॉकेज भी ना हो, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा कि कई पौधे ऐसे होते हैं जो कि अगर उनके ऊपर किसी की शेडो आ रही है या वो छाया में, तो वो क्या ख़राब हो जाते हैं, वो बढ़ नहीं पाते। लेकिन चाय के पौधे के साथ उल्टा होता है, चाय के पौधा शेडो में ज़्यादा अच्छा होता है बल्कि। और ऐसा कहा जाता है कि, कहा क्या जाता है, ऐसा सच भी है, चाय के बागान में कभी आप जाएंगे तो वहाँ पे ना सिरस एक पेड़ होता है। गांव में आपने देखा हो या सुना हो, नहीं देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कि देखिए, सुनने के बाद ना चीज़ें फिर हमारी नज़रों में भी आनी शुरू हो जाती, क्योंकि हमारा ध्यान जाता है उस चीज़ पे। देखा तो होगा आपने, अब आपको दिखेगा अगर नहीं देखा होगा। सिरस का एक पेड़ होता है, उसको चाय के बागान में ना कहीं कहीं लगाया जाता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाया जाता है, जिससे कि उन पेड़ों पे छाया सी पड़ती रहे, तो वो बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। समझ गया आप बात को? तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो क्या हैं? वनस्पति की वृद्धि किस किस पे निर्भर हो गई? तापमान पे, नमी पे, तापमान, नमी, मिट्टी जो ढाल है पर्वत का या जो ढलान है उसके हिसाब से, है ना। देखिए, आप पैडी बोएंगे, मान लीजिए मूंजी, आपने धान जैसे आप कहो या मूंजी कहो, जो आपको ठीक लगे वो कहें आप, आपने वो बोया और इसके लिए आपको पानी की ज़रूरत है। पानी यहाँ है नहीं तो पौधा क्या होगा, मर ही जाना ना इसने। तो पानी अगर आपने यहाँ बो दिया, ये ऐसे बो दिया, तो पानी तो रुकेगा नहीं, पानी भग जाना है इसने यहाँ से उतर के, है ना। तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और चाय को आपने ऐसी जगह बो दिया जहाँ पानी भरा रहता, तो वो यहाँ मर जाएगा। तो ढाल भी एक ज़रूरी चीज़ है। और मिट्टी की परत की मोटाई, यानी कि उसमें जो इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व हैं वो हैं कि नहीं है, अगर नहीं होंगे तो पौधा तब भी ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब देखिए आगे, इनमें इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता, देखिए इसको मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, आप समझिए बात को, आप वहाँ मत जाइए किताब पे। ये देखिए 0 डिग्री है, समझ गया बात को, ये इक्वेटर 0 डिग्री, ये पता है आपको 0 डिग्री। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ तो भाई सूर्य चमकता है पूरा, सीधी इसकी किरणें पड़ती हैं, तो यहाँ पे तापमान का हमेशा ज़्यादा रहता है। और मैंने आपको ये बात बताई है कि जहाँ तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ के आसपास भाई गर्म है, जब सरफेस ही गर्म है तो उसके आसपास की सारी चीज़ें गर्म हो जाएंगी, तो जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। अब हवा का क्या कैरेक्टर होता है, क्या नेचर होता है कि हवा जैसे गर्म होती है ना तो वो हल्की होती है, और हल्की होती है तो वो ऊपर उठती है, और जैसे ही वो ऊपर उठ के ऊंचाई पे जाती है तो उसका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसका जो है वो फैल गई है ना। अब उसका कंडेंसेशन जब शुरू हो जाएगा, संघनन शुरू हो जाता है, तो इसी से यहीं पे फिर पानी डाल देगी अगर इसमें मॉइस्चर होगा तो। समझ गए अब बात को? अगर इसमें मॉइस्चर है, आर्द्रता है, तो पानी को जब तक होल्ड किया गया तब तक किया, होल्ड नहीं किया गया तो गिर जाता है। इसीलिए 0 डिग्री के आसपास, यानी कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट है, विषुवत रेखीय जो जलवायु है, ऐसे प्रदेशों में क्या होता है, यहाँ पर डेली 4 बजे के आसपास बारिश होती है। तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तापमान ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, हवाएं गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती हैं, ऊपर उठती हैं तो संघनन होता है, संघनन होता है तो बारिश होती है, बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। ठीक है, यहाँ डेली का ये प्रोसेस होता है। अब देखिए, आपको ये बात पता है कि जब आप अपने यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, अभी देखिए मानसून आएगा आगे, आप ये बात देखिएगा ध्यान से कि आप देखेंगे जहाँ पे कहीं कुछ भी नहीं है ना, अभी सूखा पड़ा पूरा, वहाँ भी घास निकल आएगी, लोगों की छतों पे घास निकल आएगी, जहाँ कच्चा होगा आपके आंगन में घास निकल आएगी, छोटी मोटी भी जगह कच्ची की दीवारों में घास निकल आती है ना। तो मॉनसून में एक तो नमी मिली, उन्हें नमी मिली, वैसा तापमान मिला, उतना तापमान मिला जितने की उन्हें ज़रूरत है, और अपने ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। ठीक, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वाले रीजन में जहाँ पे डेली वही, जैसा हमारे मानसून चौमासा जो कहा जाता है,
वो आता है तब होता है। वहाँ तो डेली ऐसा मौसम है, तो वहाँ क्या होता होगा, वहाँ जब डेली बारिश हो रही है तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा घनी वनस्पति होगी ना, है ना। और जहाँ वनस्पति घनी होगी वहाँ पे जानवरों की वैरायटी भी बहुत तरह की होंगी, वहाँ पे पौधों की वैरायटी भी बहुत तरह की होंगी, है ना। क्योंकि पौधों के लिए अनुकूलतम माहौल वहाँ पे होता है वनस्पति के लिए। डेली बारिश हो रही है, वहाँ पानी ऑलरेडी पानी है ही, बारिश हो रही है तो तापमान वहाँ उतना बना ही रहता है जितना है। इसीलिए अमेजन का जो जंगल है वो इसी क्लाइमेटिक जोन में पाया जाता है। और बहुत घना जंगल है, इतना घना जंगल है, इतना घना जंगल है, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं कि नीचे तक सूर्य की रोशनी आ नहीं पाती, इतना घना जंगल है। एनाकोंडा मूवी देखी होगी तो शायद आपको पता होगा, नहीं देखी होगी तो एक बार उसके जो सीन वीन है वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना घना जंगल है। और बहुत तरह की वैरायटी के पक्षी जानवर बहुत तरह के पाए जाते हैं। इंग्लिश मूवीज़ में जो हॉलीवुड की मूवी होती है उनमें ज़्यादातर में दिखाया भी जाता, कईयों में दिखाया गया है, कई सारी मूवीज़ में, है ना। तो बहुत सारी चीज़ देखिए मूवी, अगर अब आप इस तरीके से जैसे आप ज्योग्राफी अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, अब आप मूवी देखते होंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। क्योंकि ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल सब ये हमारे आसपास की ही तो चीज़ें हैं, ये कोई अलग थोड़ी है, अलग नहीं है। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांट दिया। एक तो कहा इन्होंने वन, एक को तो कहा इन्होंने वन, एक को कहा इन्होंने घास स्थल और एक को कहा इन्होंने कांटेदार झाड़ियाँ। तो वन क्या है, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान में परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इसको क्या कहा जाएगा, वन कहा जाता है। वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं उसको वन कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन दे दी इसने वन की। घास स्थल जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, आप ऐसा समझ लीजिए, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा और तापमान भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वन होते हैं। जहाँ पे बारिश है लेकिन इतनी नहीं है जितनी ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ है, उतनी नहीं है, मध्यम बारिश है, तो वहाँ पे घास के मैदान हो जाते हैं। और जहाँ बारिश बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, शुष्क हो जाए मामला, वहाँ पे कांटेदार जो झाड़ हैं, झाड़ियाँ वो हैं, सब हो जाते हैं। शुष्क क्षेत्र है ना, वो रेगिस्तान वाला एरिया, कटीली झाड़ियाँ हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो बारिश के ऊपर देख रहे हैं आप कितना डिपेंड हो रहा है सब कुछ। बारिश, तापमान, यानी कि तापमान और नमी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि प्रकृति को या वनस्पति की वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान देता है और इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है ना। आप जैसे जैसे जाएं उस क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पे बारिश बहुत होती है, आप देखेंगे वहाँ पे बहुत तरह की वैरायटी के पौधे, बहुत तरह की वैरायटी के जानवर बहुत मिलेंगे, इस तरह का बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे आप ऐसी क्षेत्रों में जाते चले जाएंगे कि जहाँ पे बारिश कम है वो एरिया शुष्क है, आप उसमें एक अजीब तरह का बदलाव देखेंगे, है ना। जहाँ मध्यम बारिश वाला क्षेत्र जो है जिसे घास स्थल कहा जाता है, देखिए घास स्थल क्या होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में, मान लीजिए ये एरिया है इतना बड़ा, तो इसमें पूरे में घास ही घास है। ऐसा नहीं है सिर्फ घास ही घास है, इसमें कहीं कहीं पेड़ होंगे लेकिन ज़्यादा घास होगी, ठीक है, ज़्यादा घास होगी। तो इसमें जानवर भी फिर वही वाले रहेंगे जो कि ऐसे वाले उसमें रह सकते हैं, जिनके लिए जैसे चीता हो गया, शेर हो गया, इस तरह के जानवर तो होते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके लिए उन्हें चाहिए खुला सा जंगल जहाँ उन्हें आराम से उनका जो शिकार है वो भी मिल जाए और उनके रहने के लिए भी ठीक हो जाए, वहाँ वो आराम से भाग पाते हैं, अपने शिकार को आराम से देख पाते हैं। अगर अमेजन के जंगल में वो चला जाएगा तो उसको मुश्किल हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा, है ना, ये वाली चीज़। तो ये है कांटेदार झाड़ियाँ। जितने आप कम बारिश वाले क्षेत्र में जाएंगे, जितना शुष्क क्षेत्र होगा वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ आपको मिलनी ही हैं। पता है क्यों? क्योंकि पानी को बचाने के लिए अपने अंदर अगर इन पे पत्तियाँ होंगी ऐसे, तो पत्तियों से इवेपोरेशन हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन होता है, एक ट्रांसपिरेशन ही कहते हैं ना उसको, अच्छा छोड़िए आप उसको, छोड़िए उसको, क्या कहते हैं उसको, एक होता है, मतलब पत्तियों से पानी का जाना, वाष्पीकरण तो एक दूसरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का मैं नाम भूल गई, उसको क्या कहेंगे, देखिए वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, हिंदी में मुझे नाम याद नहीं आ रहा, चलिए छोड़ दीजिए आप उसको, मैं आपको बता दूंगी बाद में, मुझे याद आ जाएगा, फिलहाल मुझे हिंदी में उसका नाम याद नहीं आ रहा। देखिएगा, चलिए मैं बता देती हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये पत्ती है ऐसे,
तो इसमें ना एक्चुअली छोटे छोटे ना स्टोमेटा बने होते हैं, स्टोमेटा छोटे छोटे। ये तो मैंने कुछ और, ये मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इससे क्या होता है ना, पानी का इवापोरेशन हो जाता है, इनसे पानी का इवापोरेशन हो जाएगा। और जितने ये होंगे उतने ही ज़्यादा इवापोरेशन होगा तो पानी का लॉस हो जाएगा। और रेगिस्तान में तो ऑलरेडी पानी कम है, तो अगर इनकी पत्तियां भी ऐसी ही रह जाएं, ऐसी ही हो जाएं, वो इतनी चौड़ाई में फैल जाएं, तो वो हो जाएगा, पानी गायब हो जाएगा यहाँ से। तो ये पेड़ तो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा ना, ये पानी की कमी हो जाएगी इसमें। कि क्या करते हैं ना, पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटे के रूप में हो जाती हैं, तो कांटे से वो पानी का लॉस नहीं हो पाता। समझ गया बात को? ये वाला कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में वो। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बात बताई है ना, ये आपकी 6th क्लास की या शायद 5th क्लास का जो साइंस की बुक है उसमें दिया होगा। ठीक है, चलिएगा, मैं उसका नाम भूल गई, हिंदी मुझे याद नहीं आ रही फ़िलहाल के लिए। हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। अब समझ लीजिए इस लाइन का अर्थ क्या है। देखिए भाई साहब, यहाँ पे ये खड़े हैं हिमालय जी, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम से चोटी है, ऐसा थोड़ी है। ऐसे होगा ना, चढ़ते चढ़ते ऊंचाई बढ़ रही होगी, बढ़ते बढ़ती तो बढ़ती है ऊंचाई किसी चीज़ की, किसी भी पर्वत की। ऐसा थोड़ा होता है एकदम से यूँ खड़ा खंबे की तरह, ऐसा नहीं होता ना। तो हिमालय भी ऐसा ही है, हिमालय भी ऐसा ही है। आपको मैंने एक बात बताई थी पहले चैप्टर जब कभी पढ़ाई थी मैंने, किताब दूसरी किताब पढ़ाई थी, कि जैसे 0 डिग्री है ये, इससे जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं ना तो बहुत सारे चेंजेज आते हैं। ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो बहुत तरह के चेंजेज आते हैं। वनस्पति भी चेंज होती है, जानवर भी चेंज होते हैं, तापमान भी चेंज होता है, नमी भी चेंज होती है, प्रेशर भी चेंज होता है, सारी तरह की चीज़ों में चेंज आता है ना। जब यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों तरफ ही तो पोल है, गेंद की तरह है तो है वो। तो यहाँ 0 डिग्री, इधर जाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ जाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री, बस इतना ही फ़र्क है, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, सेम बात होगी दोनों तरफ। तो है क्या, अब जो हमारा हिमालय पर्वत है, भाई उसमें भी तो यही हो रहा है कि ऊंचाई बढ़ती जा रही है ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट वो सारी तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएंगी, वो सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाएंगी जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे पाई जाएंगी। क्योंकि आप नीचे से लेकर ऊंचाई तक देखेंगे, चढ़ेंगे जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ नीचे कुछ और होगी, फिर यहाँ किसी और तरह की, यहाँ किसी और तरह की, और जैसे जैसे ऊंचाई आती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो सिचुएशन तो सेम होती चली जाएगी। यहाँ भी देखिए, मैं बताती हूँ दोबारा से आपको, है क्या, अब जब आप इधर हैं, मान लीजिए ये गोल पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, आप यहाँ हैं, यहाँ तापमान ज़्यादा है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। यहाँ जाएंगे तो थोड़ी सी टिल्टेड हो जाएंगी, सूरज यहाँ है तो थोड़ी सी ऐसे पड़ेंगी, यहाँ जाएंगे तो यहाँ और टिल्टेड पड़ेंगी, और यहाँ जाएंगे तो यहाँ एकदम बर्फ़ है, पोल है, क्योंकि यहाँ कभी वो सीधी पड़ती नहीं है। समझ गए, सीधी नहीं पड़ती, वो टिल्टेड आती हैं, और 6 महीने के लिए यहाँ और 6 महीने के लिए यहाँ। और वहाँ भी सूर्य की किरणें वो सीधी नहीं है, तो यहाँ बर्फ़ है, बर्फ़। ऐसा ही तो हिमालय के साथ भी है साहब। आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो आप देखते जाएंगे कि जब आप यहाँ थे, यहाँ नीचे थे तो तापमान ज़्यादा था, जैसे अब ऊपर बढ़ते जाएंगे तो तापमान में गिरावट आती चली जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बर्फ़ मिलनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो सिचुएशन सेम हुई कि नहीं हुई? इसीलिए यहाँ की जो वनस्पति है वो ऐसी ही है जैसे कि ध्रुव, अगर आप 0 डिग्री से चलना शुरू करें और आपको ध्रुव पे पहुँचना है, पोल पे पहुँचना है, मान लीजिए यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ से जब इधर जाएंगे आप तो आपको सेम वनस्पति मिलेगी, वही वाली जैसे आप हिमालय पे अगर चढ़ रहे हैं, जैसी यहाँ मिल रही थी सेम ऐसी हिमालय पे चढ़ते टाइम भी आपको सेम वैसी ही वनस्पति मिलेगी, उसी तरह के चेंजेस उसमें आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए आप बात को? चलिएगा, इस चैप्टर को आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप क्या करिएगा कि आप अभी तक जो पढ़ाया ना, देखिए कहानी लिखी हुई है, आप इसको पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी मिलेंगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का चैप्टर है। ठीक है, चलिएगा, शब खैर।